बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत अजमेर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जकीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड भी कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह केस CID-CB को सौंपी थी। मामले में 18 आरोपी थे। 4 सजा भुगत चुके हैं। 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान ही सुसाइड कर लिया था। एक आरोपी फरार है और 6 पर फैसला आज आया है। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़िता अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया है। तो ब्लैकमेल कांड के 6 दोषियों को सजा सुनाई गई। अजमेर ब्लैकमेल कांड में इंसाफ। 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में फैसला। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 1992 के देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने बाकी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला सेक्स स्कैंडल के करीब 32 साल बाद आया है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषी घोषित किया गया है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि एक ने सुसाइड कर लिया। जबकि एक आरोपी पर अलग से केस चल रहा है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा साबित कर रखा है। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था, लेकिन एक आरोपी की तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाया, जिसके बाद 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थीं जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था, तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय गण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी और जो ASI लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह एक साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे। और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है। जानकारी की माने तो एक लड़के से कुकर्म के बाद ट्रैप का पूरा खेल शुरू हुआ। आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया, जिसके साथ रेप किया गया और अश्लील तस्वीरें निकाली गई। इसके बाद लड़कियों पर उनकी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया गया। इस तरीके से एक के बाद एक लड़कियां इनकी शिकार बनती गईं। लड़कियों को ब्लैकमेल कर अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपियों ने जिस लैब में रील डेवलपमेंट के लिए दी, वहीं से न्यूड फोटो लीक हो गई। आरोप है कि जिनके हाथ वो तस्वीरें लगी, उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच एक एक करके 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि कुछ छात्राएं पुलिस के पास शिकायत करने भी पहुंची, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की।
1992 में हुई इस ब्लैकमेलिंग कांड का तत्कालीन अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी नफीस चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनवर चिश्ती समेत कई रईसजादों के नाम सामने आए। तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार ने जांच सीआईडी सीबी को सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने मामले में जो चार्जशीट पेश की वो 173 सीआरपीसी के तहत पेश कर इसके चलते केस में हर बार नए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नई चार्जशीट पेश करनी थी। पहले से चले ट्रायल को रोककर दोबारा से नए सिरे से ट्रायल चलाया गया। इसके चलते पीड़ितों और गवाहों को भी कोर्ट में एक ही बयान के लिए बार बार आना पड़ा और इंसाफ मिलने में इतनी देरी हुई। अशोक सिंह भाटी, अजमेर, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कई नाबालिग लड़कियां ब्लैकमेल का शिकार हुई थी, जिसके बाद 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले भी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब अजमेर न्यायालय ने एक बार फिर बचे हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभी इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को सजा दिलाने में तत्कालीन केस ऑफिसर सीआई दलबीर सिंह फौजदार की कड़ी मेहनत है। उन्होंने दरगाह थाना प्रभारी रहते हुए महज 1 साल में 40 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। इतना ही नहीं, पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलवाकर कोर्ट तक लाने और गवाही देने के लिए भी तैयार किया था। केस तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, करीब 2012 से उसमें ट्रायल शुरू हुई थी और मैंने 20 में दरगाह थानाधिकारी के तौर पर ज्वाइन किया। तत्कालीन एसपी राजदीप सर, उसके तुरंत बाद श्री जगदीश शर्मा जी, फिर विकास शर्मा सर और चूनाराम जाट सर, 4 पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उक्त केस में मैं चूंकि केस ऑफिसर था और बड़े लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थी जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था, तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदयगण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी और जो एएसआई लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह 1 साल में उन्होंने कोरोना होते हुए भी कराए थे और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है, मुख्यालय की भी जीत है और हमारे जो टीम वर्क वहां पे हुआ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गण के नेतृत्व में, उसकी भी जीत है। और अब बात दर्द में उदयपुर की, क्योंकि देवराज अब हमारे बीच नहीं। उदयपुर में आज नम आंखों से छात्र देवराज को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासन मुस्तैद नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए। चला गया उदयपुर का देवराज, नम आंखों से दी छात्रों को विदाई। कड़ी सुरक्षा, इंटरनेट बंद और स्कूलों में छुट्टी। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट के इलाज के दौरान मौत के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से देवराज को विदाई दी। देवराज के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि दी। इससे पहले अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इससे पहले आज सुबह करीब 4:30 बजे शव को परिवार को सौंपा गया था। उदयपुर शहर में आज भी नेटबंदी रहेगी, स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की है। कोई भी वकील इसका केस ना लड़े और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बस मैं तो यही प्रशासन से ही मांग करता हूँ, पुलिस से यही मांग करता हूँ कि बस मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई भी वकील इसका केस ना लड़े। बस उदयपुर केस में अब तक क्या हुआ? 10 को झगड़े के बाद एक छात्र ने दूसरे को चाकू मारा। बुरी तरह से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
खबर फैलते ही शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। अफवाहों पर लगाम लगाने को इंटरनेट सेवा रोकी गई। सरकार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी का घर ध्वस्त किया। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। सोमवार को इलाज के दौरान घायल बच्चे की मौत। प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मंगलवार सुबह 8:30 बजे देवराज का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सोमवार रात को स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चलती रही। 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इनमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। बता दें कि 16 अगस्त को जब देवराज अपने सहपाठी के हाथों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचा था, तभी से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मौत की आवाज जब तब जोर पकड़ रही थी, जिम्मेदार शहर के बाशिंदों को आश्वस्त कर रहे थे। सरकार ने जयपुर और कोटा से देवराज के इलाज के लिए विशेष डॉक्टर भी भेजे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी देवराज को नहीं बचाया जा सका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद दौरे पर आए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में चाकूबाजी में हुई छात्र देवराज की मौत पर चिंता जाहिर की और कहा कि स्कूलों में इस तरह की घटना होना चिंता का विषय है। शिक्षा विभाग को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जब बच्चों को हम इतना संस्कारी भी नहीं कर पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी जरूर है। आज सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि अपराधी को सजा मिले और उदयपुर में फिर से अमन और शांति कायम हो। सोचता हूं कि लोगों को समझाइश करने के बाद बहुत कुछ शांत हुआ है। चाहते तो सब एक ही हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराध हो गया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अपराधी को दंड मिले, ये आप और हम सब लोगों की इच्छा है, और उस परिवार को सहयोग मिले और उसके परिवार को शांति मिले। कोशिश की है सब लोगों ने मिलकर, शहर के लोगों ने भी। तो वहीं कोटा में जमीन विवाद में फरियादी से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी कैथून थाने के CI धनराज मीणा को एसीबी चौथे दिन भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसकी कार से एसीबी को 1,90,000 रुपए मिले हैं। CI के कमरे से महंगी अंग्रेजी शराब की 21 बोतलें भी मिली हैं। कहां है फरार CI धनराज मीणा? चौथे दिन भी एसीबी की पकड़ से फरार। कांस्टेबल भरत कुमार और धनराज मीणा निलंबित। जमीन विवाद में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे निलंबित कैथून CI धनराज मीणा का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। उनके घर से अंग्रेजी शराब की 21 बोतलें और कार से मिले 1,90,000 रुपए मिलने के बाद CI की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कोटा ग्रामीण SP करण सिंह CI धनराज मीणा और कांस्टेबल भरत कुमार को पहले ही निलंबित कर चुके हैं। जो उसको देनी थी राशि रिश्वत के रूप में, वो उसको भरत नाम का कांस्टेबल है, उसको दी और हमको निर्धारित इशारा करने पर हमारी टीम गई वहाँ। मौके से जो है जो दी गई राशि ही रिश्वत की वो बरामद होगी और वहाँ थानाधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन वो जब हल्ला हुआ उसका मौका देख के वो वहां से निकल गया। दरअसल कोटा एसीबी ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल भरत कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि भरत कुमार ने CI के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस दौरान CI धनराज मीणा खिड़की खोलकर भागने में कामयाब हो गए थे। इस मामले में परिवादी ने शिकायत की थी कि धनराज मीणा जमीन विवाद में कब्जा दिलाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। तलाश किया हमने उस समय भी आसपास, तो उस समय नहीं मिला। अब तलाश जारी है। एसीबी निलंबित CI धनराज मीणा को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
अलग अलग टीमों को तलाशी में लगाया गया है। तमाम प्रयासों के बावजूद थानाधिकारी धनराज मीणा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तो वहीं एसीबी की टीम ने जब थानाधिकारी के सरकारी आवास पर दबिश दी तो 21 अंग्रेजी शराब की बोतलें भी मिली थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि फरार चल रहे सीआई धनराज मीणा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने फिलहाल सीआई को सस्पेंड भी कर दिया है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और कोटा में रेसिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हाड़ौती के अलग अलग जिलों से करीब 1 दर्जन से अधिक अतिरिक्त सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि अस्पताल में रेसिडेंट्स की हड़ताल के बावजूद भी अस्पताल में होने वाले प्रसव को रोका नहीं जा सकता। समय पर प्रसव नहीं होने पर महिला या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इन दिनों रेसिडेंट्स की हड़ताल के चलते जेके लोन अस्पताल में होने वाले प्रसव की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अतिरिक्त डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है। नहीं, जेके लोन तो संभाग का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है माँ एवं बच्चे के लिए। तो हमें इसकी तो इमरजेंसी की सुविधाएं 24 घंटे चलानी पड़ती हैं। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरत सकते कि रेजिडेंट हड़ताल पे हैं, क्योंकि रेजिडेंट गए तो सीनियर डॉक्टर्स पे सबसे ज़्यादा भार आता है। क्योंकि हमें प्रशासन की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स दे दिए गए हैं, जो कि कुछ कुन्नाड़ी डिस्पेंसरी, विज्ञान नगर डिस्पेंसरी, ईएसआई हॉस्पिटल और आसपास के 12 बूंदी से भी कुछ डॉक्टर्स को लगाया गया है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट की हत्या के विरोध में कोटा में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रामपुर सहित तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप होने के कगार पे हैं। तो वहीं संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हड़ताल का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ अतिरिक्त डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद है। इस बंद को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि पुरानी व्यवस्था के साथ है, फिर भी विपक्ष समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि 21 अगस्त को भारत बंद का फैसला लिया गया है। बुधवार को पूरा भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए फैसले का विरोध, SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर जो फैसला दिया, उसके विरोध में 21 अगस्त यानी कि बुधवार को भारत बंद किया जा रहा है, जिसका समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी नेता कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो यहाँ SC/ST समूहों ने बंद को समर्थन दिया। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुका है कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी, जिसमें राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है। ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता ही आया है जी, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो ये राज्यों को अधिकार दिया जाए। केंद्र सरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार को इस मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देके गए हैं, उस व्यवस्था के साथ में किसी तरीके का न खिलवाड़ होने देंगे और न उसको कमजोर होने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए
और जो ये SC ST के हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्लियर कट बात बतानी चाहिए कि हम इस संविधान में दिए गए आरक्षणीय व्यवस्था के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। SC ST आरक्षण पर भारत बंद के फैसले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत बंद की जरूरत ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो SC ST वर्ग के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण के लिए नहीं कहता है। हम SC ST वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां SC ST वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो। हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा को भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये OBC पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। 28 अगस्त को भजन लाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे CMO में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में 28 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है। भजन लाल कैबिनेट की बैठक होगी जहां पर मिनिस्टर्स मौजूद रहेंगे। प्रदेश के विकास को लेकर खास चर्चा होगी। और कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। इस दौरान बिरला से सामाजिक व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। विकास और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर विमर्श हुआ। तो होटल फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने बिरला का जमकर स्वागत किया। तो वहीं ओम बिरला ने अपने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान कोटा बूंदी से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं। बात का प्रयास किया जाएगा। आप कितने सक्रिय रहेंगे इस उपचुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा। मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूंगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। वैसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। विपक्ष भी हमला बोलता है कि आपदा मंत्री कहाँ है, बाढ़ आ रखी है। आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, आपने देख लिया। मैं भरतपुर घूम के आया, बयाना गया, बैर गया, हिंडौन गया, करौली गया, गंगापुर गया, सवाई माधोपुर गया। और भगवान न करे बाढ़ आए, किसी को नुकसान हो, जहाँ जहाँ आपदा में आएंगे लोग मैं वहाँ जाऊंगा। वो तो पहली बात है। आपदा मंत्री के नाते गए, आपके विधायक के नाते गए? अब कुछ भी मान लो। नहीं, हेलीकॉप्टर वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी मैं रखता नहीं। हेलीकॉप्टर में घूमने का आदी नहीं हूँ। मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर घूमता रहता हूँ। पार्टी मनाएगी तो आप फिर से मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे? मनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से, न प्रदेश अध्यक्ष से, न केंद्रीय नेतृत्व से। मेरी नाराजगी तो मेरी खुद से है कि जहाँ मैं 45 साल से सतत संपर्क कर रहा हूँ जनता में। दिन रात आपने देखा है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और भूमि समाधि आंदोलन करे तो जमीन में भी बैठ जाता हूँ कड़ाके की ठंड में। ये मेरे स्वभाव में है, तो मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।